अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर नंबर 58 इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में जो है इस चैप्टर में भी खास करने वाला नहीं है, सिर्फ 2 टेबल्स हैं, वहाँ से हो जाएगा। तो पहले नंबर पे है जो ना जो टेबल ये करना है कंपोनेंट्स ऑफ द बैरियर। तो इनेट इम्यूनिटी में जो बैरियर हैं हमारी वो कौन कौन सी हैं, उनके कंपोनेंट्स कौन सी हैं। तो जो है 3 तरह की बैरियर्स होती हैं, मैकेनिकल, केमिकल और जो है ना बायोलॉजिकल। अब इनकी जो है ना डिफरेंट सिस्टम्स में इनमें कौन सी इनकी एग्जांपल, इनके कंपोनेंट्स कौन से। स्किन में केराटिन एंड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है हमारी केराटिन, जो कि डिस्कॉमेट होती रहती है, जिसकी वजह से जो माइक्रोब है अगर वो अटैच भी हो जाए तो वो जो है ना इन्वेड नहीं कर सकता और उन्होंने वो शेड ऑफ हो जाता है। इसके बाद जीआईडी की बात करते हैं तो उसमें म्यूसिन्स होते हैं। म्यूसिन्स म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए होते हैं। ये उसकी जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं माइक्रोब, उसकी इन्वेजन को जो है ना वो करते हैं, उसको स्टिक नहीं होने देती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर। इसके बाद पेरिस्टाल्सिस से रैपिड फ्लो होता है हमारा जीआईटी में, जो जल्दी से वो चल रही है पेरिस्टाल्सिस, हमारी गट मूवमेंट चल रही है, इस वजह से जो है ना वो बैक्टीरिया या माइक्रोब वगैरह हमारे गट में इन्वेड नहीं कर सकता। नॉर्मल शेडिंग ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, वही बात हो गई। जेनेटिक यूरिनरी ट्रैक में यूरिन फ्लो भी ऐसे ही है सेम पेरिस्टाल्सिस की तरह। रेस्पिरेटरी ट्रैक में एयर फ्लो जो है ना वो जैसे ये हमने बाकी पढ़ा था उसी तरह है। इसके अलावा सिलेटेड एयरवे जो है ना वो म्यूकस में अगर कोई ट्रैप हो गया कोई ऑर्गेनिज्म तो उसको जो है ना वो करते हैं, एक्सपेल करते हैं। और इसके अलावा जो है ना कफिंग वगैरह के ज़रिए भी जो है ना होती है। इसके बाद केमिकल बैरियर की बात करें तो स्किन में फैटी एसिड्स हैं हमारे और डिफेंसेस हैं। डिफेंसेस क्या करेंगे, ये जो ना पोर्स बनाती है बैक्टीरिया या माइक्रोब की मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से वो जो है ना मर जाता है। और जो है ना हमारी जीएटी की बात करें उसमें गैस्ट्रिक एसिड है, जिसमें गैस्ट्रिक एसिड की वजह से लो पीएच होती है हमारी और वो जो एंजाइम को इनएक्टिव कर देती है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डिफेंसेस हैं। डिफेंसेस जैसे ऊपर थे यहाँ पे भी उनका सेम काम है। लाइसोजाइम है हमारे, लाइसोजाइम भी इनका भी उनको जो माइक्रो वगैरह उनको किल करने का एक्शन होता है। इसके बाद आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होती है ताकि आयरन को सिक्वेस्टर कर ले और ना बैक्टीरिया के लिए ना आयरन बैक्टीरिया के पास उसकी रिक्वायरमेंट के जो ज़रूरत है उसको उसके पास जो है ना जा सके, उसके लिए अवेलेबल ना हो सके। इसके बाद जो है ना लो पीएच है हमारी यूरिन ट्रैक में, तो वो भी सेम इस तरह। इसके बाद जो है ना सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स हैं, ये सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स उसको जो होता है बैक्टीरिया वगैरह उसके ऑप्सनाइजेशन को जो है ना प्रमोट कराते हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल बैरियर में सारे जो है ना फ्लोरा है, सारे फ्लोरा को हम जो है ना माइक्रोबायोम जो है ना इनको हम कहते हैं कि हार्मलेस जो है ना हार्मलेस कॉमेंशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको माइक्रोबायोम कहते हैं। इसमें जो है ना हमारी डेमोक्स माइट भी है, डेमोडेक्स माइट भी शामिल है जो हमारे बालों में होती है। ठीक है, अब इसमें जो है ना स्किन फ्लोरा है, गट में गट फ्लोरा है और उसके साथ जो है ना आईजीए एंटीबॉडीज़ हैं, वेजाइनल फ्लोरा है, नोज माउथ और फेरेंजियल फ्लोरा है। ठीक है, तो ये फ्लोरा जो है ना सब में है और आईजीए एंटीबॉडी जो है ना म्यूकस सरफेसेस में है और म्यूकस सरफेस स्किन के अलावा सबकी है। तो यहाँ पे एक बात बताइए कि जो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं ना नॉर्मली, तो वो इन हमारे इन्फेक्शियस एजेंट, फॉरेन एजेंट्स के अलावा हमारे जो माइक्रोबायोम है ना, ये बायोलॉजिकल बैरियर्स में जो था माइक्रोबायोम को भी किल करती है। इस वजह से जो है ना एंटीबॉडी एसोसिएटेड हमें डिजीज़ होती है, जो हमने क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल या क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल कोलाइटिस हमने पढ़ी थी, या फिर जो है ना डर्माटाइटिस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, ये सारी इसी वजह से हो रही होती हैं। ठीक है, इसके बाद है ओरिजिन ऑफ द हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक है, तो हमारी जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है बोन मैरो में वो कैसे डिफरेंशिएट होगा, मल्टीपोटेंट है वो जो है ना माइलॉइड प्रोजेनिटर और जो है ना लिम्फॉइड प्रोजेनिटर में जो है ना डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब माइलॉइड किसमें चेंज होगा, ये जो है ना मेगाकैरियोसाइट में, एरिथ्रोब्लास्ट में। इसके अलावा ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट प्रोजेनिटर सेल में जो है ना चेंज हो जाएगा। अब आगे इनकी फर्दर जो है ना डिफरेंशिएशन है कि उसके स्टेप्स हैं। तो ग्रेनुलोसाइट या मोनोसाइट प्रोजेनिटर ये किस में चेंज होगा, ग्रेनुलोसाइट प्रोजेनिटर में डिवाइड होगा या फिर मोनोसाइट प्रोजेनिटर में। मोनोसाइट जो है ना मैक्रोफेजेस में ब्लड, जब ब्लड टिश्यू में जाएगा मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाएगा या फिर डेंड्रिटिक सेल्स में जो है ना जा सकता है, चेंज हो जा सकता है। इसके बाद जो है ना ग्रेनुलोसाइट प्रोजेनिटर है, ये बाकी सारे सेल्स में मास्ट सेल, बेसोफिल, एओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल वगैरह में चेंज हो जाएगा। इसके बाद मेगाकैरियोसाइट प्लेटलेट्स में और जो है एरिथ्रोब्लास्ट जो है रेटिकुलोसाइट्स में और फिर वहाँ से एरिथ्रोसाइट, ये जो है ना उधर फर्स्ट ईयर से हो चुका है, फर्स्ट ईयर में था ये जो है ना ये पूरा क्लासिफिकेशन का चार्ट। इसको जब लिम्फॉइड प्रोजेनिटर है उससे जो है ना नेचुरल किलर सेल में डिवाइड हो जाएगा या फिर बी सेल प्रिकर्सर में या फिर टी सेल प्रिकर्सर में, और जो है ना बी सेल प्रिकर्सर फिर बी सेल में हो जाएगा और टी सेल प्रिकर्सर जो है ना टी सेल में जाकर डिफ्रेंशिएट कर जाएगा। अब इसके बाद पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स पी आर पी क्या होते हैं, ये उनके ऊपर वो होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं हमारी जो इनेट इम्यून आर्म है उसके जो है ना रिसेप्टर्स है उसको हम कहते हैं PRP, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। ये जो है ना स्पेसिफिक पैटर्न्स को जो है ना रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स जो कि माइक्रोब्स के ऊपर होता है। ठीक है,
अब ये हमने वैसे उधर पढ़ा हुआ है जो पैथोजन पैम्प्स वगैरह, ये हमने इन्फ्लामेशन में पढ़ा हुआ है, टॉल लाइक रिसेप्टर्स वगैरह। तो इनमें जो ना दो तरह की इनकी लोकेशन है, या तो एक्स्ट्रा सेलुलर पड़े हुए हैं, इंट्रासेलुलर पड़े हुए हैं। जो सेल के बाहर पड़े हुए हैं उनमें टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं, लैक्टिन रिसेप्टर्स हैं। टॉल लाइक रिसेप्टर्स की एग्जाम्पल है फर्दर 2, 4 और 9 है। और जो लैक्टिन रिसेप्टर्स हैं मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन और डैक्टिन 1 है। ठीक है, जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं ये माइक्रोब वगैरह को आइडेंटिफाई करेंगे, और माइक्रोब में जो उसमें मेम्ब्रेन में जो स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं। और लैक्टिन रिसेप्टर्स का ये याद रखने के जो है उसमें शुगर रेजिड्यूज को जो है रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जो 2 वाले हैं पेप्टिडोग्लाइकन जो कि मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में होती है उसको जो है रिकॉग्नाइज करते हैं। जो 4 होंगे वो लिपोपोलिसैकेराइड जो कि बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मोस्टली होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। और 9 वाला डीएनए को रिकॉग्नाइज करेंगे। इसके बाद जो है ना लैक्टिन रिसेप्टर्स में जो एमबीएल है ये मैनोज को जो है ना रिकॉग्नाइज करती है। मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन तो मैनोज को रिकॉग्नाइज करेगी, उसमें वायरल की, फंगल की, बैक्टीरिया इन सब की जो है ना कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। इसके बाद डैक्टिन सिर्फ ना ग्लूकैन जो कि फंगल सेल वॉल में होती है उसको रिकॉग्नाइज करती है। इसके बाद नॉड लाइक रिसेप्टर्स हैं, और जो है ना RIG हेलिकेज लाइक रिसेप्टर्स हैं। रेटिनोइक एसिड इंड्यूसिबल जीन 1 ये कौन से हैं? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। और फिर नॉड 2 जो है ना पेप्टिडोग्लाइकन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है उसको रिकॉग्नाइज करेगा। और जो है ना NL नॉड लाइक रिसेप्टर जो है ना P3 वो स्टेप्टोकोकस टॉक्सिन को रिकॉग्नाइज करेगा। और जो है ना हेलिकेज से याद रखने का जो है ना डबल स्ट्रैंडेड वायरल RNA को रिकॉग्नाइज करे। ये हेलिकेज लाइक रिसेप्टर इंटरसेलुलर है और ये RNA को रिकॉग्नाइज करे। और जो इधर हमने पढ़ा था टॉल लाइक रिसेप्टर ये बैक्टीरियल DNA को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो उसमें भी TLR9। अब इसके बाद जो है ना ये टेबल इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल्स ये हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं। ठीक है, इनिएट इम्यून का सेल्स है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी वैसे ही उनसे मिलती जुलती होंगी। जैसे इनका क्या है कि जो है ना इनकी कोई मेमोरी नहीं होती, पहले ये देख लें, मेमोरी नहीं होती। और जो है ना नॉट इन एज पर द प्रायर एक्सपोयर के बाद अगर दूसरा एक्सपोयर होता है तो उसमें इनका कोई वो जब मेमोरी सेल्स ही नहीं बनेंगे तो सेकंड पे बूस्टर इफेक्ट नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि जो है ना इनके ऊपर जो है ना T सेल रिसेप्टर होता है, ना CD3 प्रोटीन होती है, ना कोई एंटीबॉडी लगी होती है। और इनको कोई थाइमस वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती अपने मैचुरेशन के लिए। और SCIDs फिर इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है उसमें इनका लेवल नॉर्मल रहता है। और इसके बाद इनकी फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को डिटेक्ट करेंगे, उनकी किलिंग करेंगे। ठीक है, और ये कैसे डिटेक्ट करेंगे ये देखेंगे कि उसके ऊपर क्लास 1 MHC अगर नहीं लगी हुई तो कह लेंगे कि ये ना वायरस इन्फेक्टेड सेल है। कैसे किल करेंगे? परफोरेंस और ग्रैंडजाइम वगैरह जो है रिलीज़ करेंगे। और जो है ना इनकी किलिंग नॉन स्पेसिफिक होती है। हमें इम्यून सिस्टम इनेट इम्यून आर्म हमें पता है कि जो है ना नॉन स्पेसिफिक होती है। और जो है ना MHC1 या MHC2 प्रोटीन के साथ इनको एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ T सेल्स को जो है ना MHC1-2 के साथ जो है ना T सेल तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब कोई एंटीजन या पेप्टाइड आई है तो वो उसके साथ MHC1 या 2 लगा हुआ हो। ठीक है, तभी उसको रिकॉग्नाइज करेगा। बाकी B सेल्स जो किलर सेल्स उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है MHC1-2 की। इसके बाद जो है ना जो है गैमा इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करेगा जो कि मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करा के जो है ना किलिंग का काम करा देगा। अब चैप्टर 59 इसमें अडेप्टिव इम्यूनिटी है, लिम्फोसाइट एंटीजन रिसेप्टर्स। तो इसमें सिर्फ ना ये T सेल और B सेल का जो है ना डिफरेंस करना है, इंपॉर्टेंट यही है बस। तो जो एंटीजन रिसेप्टर्स हैं वो B और T सेल दोनों के ऊपर पड़े होते हैं। एंटीजन रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज तब करता है जब जो है ना MHC प्रोटीन लगी हुई हो, तो वो सिर्फ T सेल है जो तब रिकॉग्नाइज करेगा जब उसके ऊपर जो है ना MHC प्रोटीन 1 या 2 लगी हुई होगी। ठीक है, और इसके बाद जो है ना ये वही बात होगी कि अगर जो है ना इसको MHC प्रोटीन की ज़रूरत है या नहीं, तो वो T सेल्स को ज़रूरत होती है, इसको नहीं होती, B को नहीं होती। इसके बाद जो है ना IgM ऑन द सरफेस वो सिर्फ B सेल्स के ऊपर लगी हुई होती है क्योंकि B सेल जो है ना प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होकर जो है वो होते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स बन जाते हैं। CD3 प्रोटीन जो है ना सिर्फ T सेल्स के ऊपर लगी हुई होती हैं। क्लोनल एक्सपेंशन भी इसी में दोनों में होती है। बल्कि IG सेंसेस एंटीबॉडी मैंने बताया जो ना B सेल्स का काम है। रेगुलेशन ऑफ द एंटीबॉडी सेंसेस वो T सेल्स का काम है। T हेल्पर सेल्स हमने पहले पढ़ा था कि जो ना ये अदर T सेल्स के सर्वाइवल को प्रमोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 245 है और गैमा इंटरफेरॉन ये T सेल्स प्रमोट कर रिलीज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है ना इफेक्टर ऑफ द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो वो इफेक्टर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हमने T सेल ही पढ़ा था। T हेल्पर एक तो प्रोलिफरेटिव फॉलिकुलर T हेल्पर सेल पढ़ा था और इफेक्टर T हेल्पर सेल पढ़ा था, वो तो यही आ गया उसमें। मैचुरेशन इन द थाइमस में T सेल्स की होती है और बोन मैरो में होती है B सेल्स की। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिम्फोसाइट एंटीजन। अब लिम्फोसाइट इनमें एंटीजेंस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो B सेल के ऊपर B सेल की ना 2 चेन्स होती हैं, लाइट चेन और हैवी चेन। हैवी चेन में लाइट चेन में जो ना कैपा होती है और ना ये होती है डेल्टा। ठीक है, तो ये जो B सेल्स हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, कार्ब्स वगैरह हुए उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और इसके बाद जो ना जो T सेल्स हैं उनकी फर्दर जो ना 2 टाइप्स हैं,
अल्फ़ा बीटा टी सेल्स और जो है गैमा डेल्टा टी सेल, इनकी चेन है। जो अल्फ़ा बीटा में अल्फ़ा और बीटा होती हैं चेन, और गैमा डेल्टा में गैमा और डेल्टा चेन्स होती हैं। जो अल्फ़ा बीटा है ना, ये पेप्टाइड्स वगैरह को रिकॉग्नाइज़ करते हैं जो कि MHC 1 या 2 के साथ लगी हुई होंगी। एक्सेप्शन इनमें ये इनवेरिएंट नेस्ट्रोकिलर टी सेल है जो कि ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह को जो है ना रिकॉग्नाइज़ करता है। और जो है ना इसके बाद म्यूकोजल एसोसिएटेड इनवेरिएंट टी सेल है MAIT, जो कि जो है ना मेटाबोलाइट्स ऑफ द म्यूकोजल एसोसिएटेड बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके बाद गैमा की बात करें, गैमा डेल्टा, इन टी सेल्स की बात करें तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल मेटाबोलाइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरिया के हो गया या फिर ना प्लाज्मोडिया के हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है ना ये डायग्राम जो है ना इंपॉर्टेंट है करने वाली। शिमेटिक जो है ना टी सेल रिसेप्टर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो इसमें जो है ना 2 चेन्स होती हैं, अल्फा चेन होती है और ना अल्फा चेन होती है, बीटा चेन होती है। इसका वेरिएबल रीजन होता है, इसका कांस्टेंट रीजन होता है। जो अल्फा बीटा चेन्स होती हैं वो जो है ना सेल मेम्ब्रेन से बाहर पड़ी होती हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगी हुई होती हैं। सेल के अंदर जो है ना वो ये वाली चेन्स होती है, जीटा चेन होती है, डेल्टा चेन और जो है ना एप्सिलॉन चेन होती है। ठीक है, और जो है ना जब ये CD4 और CD8 जो है ना को रिसेप्टर्स हैं, और इनके साथ जो है ना एक टी सेल्स के ऊपर जो है ना इन एसोसिएशन विद टी सेल रिसेप्टर CD3 प्रोटीन भी लगी हुई होती है। जो CD3 प्रोटीन है ना, ये क्या करती है, जब टी सेल रिसेप्टर के ऊपर एंटीजन बाइंड कर लेता है तो ये सिग्नलिंग को, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग को प्रमोट करती है बाय द फॉस्फोरिलेशन ऑफ टायरोसिन काइनेज। ठीक है, इसके बाद है पॉजिटिव और नेगेटिव थाइमिक सिलेक्शन। ठीक है, तो अब जो जैसे बोन मैरो में टी सेल प्रिकर्सर पड़े हुए हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोई भी लेबल नहीं लगा हुआ था, ना ही CD4 लगी हुई थी, ना ही सी डिपॉजिट, ना क्यों टी सेल रिसेप्टर, कुछ भी नहीं लगा हुआ था। वहाँ से जब निकलते हैं तो वो थाइमस के पास जाते हैं बोन मैरो से। ठीक है, सिंथेसाइज होने के बाद बोन मैरो के पास गए, बोन मैरो में थाइमिक कॉर्टेक्स होता है ना, कॉर्टेक्स में वहाँ पे जो है ना उनके ऊपर भी लेबलिंग लगती है, CD4 और CD पॉजिटिव जो है ना, CD4 CD8 डबल नेगेटिव, CD4 CD8 पॉजिटिव डबल पॉजिटिव वाला उनके ऊपर जो है ना लेबल बन जाते हैं। बाय द अरेंजमेंट ऑफ द जीन, उनके ऊपर जो है टी सेल रिसेप्टर भी जो है ना लग जाते हैं। ठीक है, फिर थाइमिक कॉर्टेक्स में ना इनको दिखाया जाता है, थाइमिक सेल्स के पास से फिर जाते हैं। जब इनके ऊपर टी सेल रिसेप्टर और ये लग जाते हैं ना CD4 पॉजिटिव, तब जो है ना ये इनको दिखाया जाता है, थाइमिक सेल्स के पास जाते हैं, तब इनको MHC प्रोटीन दिखाई जाती है और ना सेल्फ एंटीजन दिखाई जाती है। मतलब थाइमिक सेल्स के ऊपर लगे हुए होते हैं MHC प्रोटीन और ना सेल्फ एंटीजन। अगर ऐसा होगा जो ये जो थाइमिक सेल्स हैं ये बाइंड कर लें MHC प्रोटीन के साथ, तो फिर जो है ना ये सर्वाइव कर जाते हैं, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सिलेक्शन। अगर ये MHC प्रोटीन के साथ बाइंड ना करें तो फिर जो है ना ये बाइंड नहीं करते, तो फिर इनको जो है ना किल कर दिया जाता है, ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद थाइमिक कॉर्टेक्स से निकलने के बाद जाते हैं थाइमिक मेडुला के पास। ठीक है, थाइमिक मेडुला में जाके जो है ना ये फिर इनको जो है ना सेल्फ एंटीजन दिखाए जाते हैं। ठीक है, थाइमिक सेल्स के ऊपर सेल्फ एंटीजन लगे होते हैं। अगर ऐसा हो कि जो है ना ये जो सेल्स निकले थे, ये टी सेल्स, अगर ये सेल्फ एंटीजन के साथ बाइंड कर लें, स्ट्रॉन्गली बाइंड कर रहे हैं, तो इनको जो है ना इनको किल कर दिया जाता है एपोप्टोसिस के ज़रिए। अगर ऐसा हो कि ये बाइंड ना करें तो फिर जो है ना ये सर्वाइव कर जाए, या वीकली बाइंड करे तो ये सर्वाइव कर जाते हैं, और फिर जो है ना ये सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज में जाके जो है ना मैच्योर टी सेल्स में ये फिरते रहते हैं और फिर जो है ना एंटीजन की तलाश में। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल्फ रिएक्टिव, रिमूवल ऑफ द सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट। ठीक है, और ये कहाँ पे हो रही है हमारी टी सेल उधर थाइमस में हो रही है। इसके अलावा B सेल्स की सिलेक्शन भी होती है उधर हमारी बोन मैरो में। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि डिफेक्टिव हो जाए थाइमिक सिलेक्शन, तो इसकी वजह से जो है ना ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाती हैं। और इसमें और कोई ख़ास करने वाला नहीं है, चैप्टर हो गया।